कृष्णा, आई एम गजानंद अग्रवाल। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं और टॉपिक है कि बीमारियां कैसे होती है और उसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है। क्योंकि आज तक हम जो सुनते आए हैं कि चलो हमें कुछ बीमारी हुई है तो हमें डॉक्टर के पास जाना है, हमें लोकल जो एलोपैथिक MBBS डॉक्टर है वो हमें हेल्प करेगा, हील करेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें समझनी है बीमारी के बारे में। कोई भी प्रकार की बीमारी हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, कोई भी प्रकार की बीमारी, या जो ऐसी बीमारी भी हो सकती है कि जो किसी ने जादू टूना किया हो, ऐसा भी होता है। तो वो उस तरह की बीमारी रिपोर्ट्स में भी नहीं आती। मतलब तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रकार की बीमारियां होती हैं। हम फील करते हैं कि हम बहुत स्वास्थ्य हमारा अच्छा है, पर जब रिपोर्ट निकालते हैं लेबोरेटरी में, हमारी टेस्ट कराते हैं तो हमको बीमारी निकलती है। तो ये क्या है, क्यों मैं इतना अच्छा फील कर रहा था फिर भी बीमारी है मेरी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी है अभी। तो पहला पॉइंट कि हमें ये समझना है कि क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास बीमारियां को ठीक करने के। चाहे हमारे को कैंसर हो, 4 स्टेज कैंसर क्यों ना हो, चाहे हमें डायबिटीज़ हो, चाहे हमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड ऐसी बीमारियां हो जिसका कोई इलाज है ही नहीं। मतलब ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिसका कोई इलाज ही नहीं है, या एलोपैथी को मालूम नहीं है, किसी को पता नहीं है शायद, या जो जिसको पता है वो उसका पता हमें नहीं है। मतलब ऐसा भी होता है। तो पहले हम एग्जांपल लेंगे कि जो एक इंसुलिन डायबिटीज़ वाले का, कि एक ऐसा आदमी है जिसे डायबिटीज़ इतनी हो गई है कि उसे इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ रहे हैं। तो मैंने खुद ने देखा है, क्योंकि मैं खुद बहुत बीमार था, शारीरिक रूप में मेरे को सोराइसिस थी, मेरे को और भी दुनिया भर की बीमारियां थी, पेट खराब था, और भी जैसे डायबिटीज़ मेरे को 21 साल की उम्र में ही हो गई थी डॉक्टरों के हिसाब से। तो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मतलब मैं खुद जानता नहीं था मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और मुझे पता है वो प्रॉब्लम्स मुझे क्यों आई, और उसका मुझे पता रियलाइजेशन बहुत टाइम बाद हुआ, जो अब हुआ है। इनफैक्ट आई वुड से मेरे को अब मालूम पड़ा है कि वो क्यों हुई थी मुझे। तो ये क्यों का आंसर ढूंढने के पीछे बहुत टाइम निकल गया, और इस प्रोसेस में हमने बहुत कुछ सीखा। तो हम शुरू कर रहे हैं इसकी डिस्कशन। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक डायबिटीज़ पेशेंट का। तो एक मैंने देखा है, जब मैं नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के लिए गया था, एक बहुत बड़े सेंटर है साउथ इंडिया में जो वर्ल्ड का नंबर 1 है मेरे हिसाब से। तो वहाँ पे जब गया मैं, तो मैंने देखा कि एक आदमी इंसुलिन इंजेक्शन ले रहा है डायबिटीज़ के लिए, और वो वहाँ आया है, और वो 21 दिन में मात्र उसका इंसुलिन निकल गया। पहले 21 दिन में, 21 दिन का ट्रीटमेंट होता है वहाँ पे, और कोई दवाई नहीं खाई, कुछ भी ऐसा नहीं खाया जो दवाई संबंधित है, और उसने सिर्फ उसकी दिनचर्या को ही पर ध्यान दिया गया वहाँ पे। और वहाँ पे डॉक्टर भी जो ट्रीटमेंट देते हैं उसमें कुछ भी अननेचुरल नहीं, इनफैक्ट कोई दवाई है ही नहीं, कोई प्रकार की दवाई नहीं है। आप नॉर्मल खाना खाते हो, पर आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है, सब कुछ है, वो वहाँ पे फिक्स किया जाता है। तो मैंने देखा 21 दिन में नेचुरोपैथी ने इंसुलिन निकाल दिया। फिर मैंने देखा काउ थेरेपी भी मैं फॉलो कर रहा हूँ। देखा कि काउ थेरेपी में पंचगव्य मेडिसिन, गाय के गोमूत्र घी के बेस्ड पे जो मेडिसिन है, उसमें मैंने देखा कि इंसुलिन निकल रहा है काफ़ी लोगों का 21 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर। कुछ लोगों को टाइम भी लग रहा है, मतलब ज़्यादा टाइम भी लग रहा है, पर नेचुरोपैथी में नॉर्मली 21 दिन में हो जाता है। उसका दूसरा कारण है, वो मैं आपको समझाता हूँ कि नेचुरोपैथी में क्या होता है कि अगर आपने कोई नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के लिए साइन अप किया है, और आप जैसे ही हॉस्पिटल में जाते हो नेचुरोपैथी, वहाँ के गेट बंद हो जाते हैं, आप बाहर नहीं निकल सकते। आप 21 दिन तक चाहे कुछ भी कर लो, बाहर ही नहीं निकल सकते। 21 दिन तक आपको वही खाना है जो वो देंगे, और वही करना है जो आप वो बोलेंगे, और आपको फ्री टाइम भी मिलती है खेलने घूमने के लिए, वहाँ पे बहुत पार्क भी होते हैं, पर आप बाहर नहीं जा सकते, आप चाय भी नहीं पी सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप।
तो वो बेसिकली आपको 21 दिन के लिए ऐसी लाइफस्टाइल में बांध देते हैं जो आपकी होनी चाहिए, और जब वो हो जाती है तो ऑटोमेटिकली बीमारियां जो हुई है आपको वो सब भी ठीक हो जाती है। तो 21 दिन वाला जो फॉर्मूला है वो तो मेरे को लगता है वहाँ पे तो ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। 21 दिन में एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट आ ही जाता है। पर फिर नेचुरोपैथी में ये प्रॉब्लम है कि 21 दिन के बाद आपको जब फ्रीडम मिलता है तब आप बावड़े हो जाते हो, क्योंकि आप को फ्रीडम मिल गया। आप वो सब खाने की कोशिश करते हो जो आपने को नहीं खाने दिया 21 दिन, तो फिर बिगड़ जाती है। तो वो ऐसा ट्रीटमेंट टेक्निकली क्या फ़ायदा? टेक्निकली कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप 21 दिन तक आपको बांध दिया, ठीक कर दिया, फिर छोड़ दिया, फिर आप पागल हो गए। और बहुत ही कम परसेंटेज है लोग हो गए जो फॉलो कर पाते हैं 21 दिन के बाद और वो ठीक रह पाते हैं। तो ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं तो सबको रिकमेंड करूँगा एक बार जाके आना ही चाहिए। पर इसमें सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि 21 दिन के बाद हम हमारे को हफ्ताल को कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये एक पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है नेचुरोपैथी, जिसका मैं बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। मैं तो सबको कहता हूँ कि पहले वो करके ही आओ। दूसरा हो गया अपना काउ थेरेपी। उसमें तो क्या है कि आपको पहले पंचगव्य मेडिसिन जो मिलती है एकदम इतना डब्बा भर के मिलती है, टैबलेट्स मिलती है, यूरिन काउरिन्स मिलती है मेडिकेटेड, और घी मिलता है, हल्दी मिलती है, बहुत सारे आइटम है। हर कम से कम दिन में 6-7 बार आपको दवाइयाँ लेनी होती है अप्रॉक्स, कम से कम 6 बार। और उसमें भी देखना होता है कि 2 पटल दवाइयाँ ऐसी है जो खाली पेट लेनी होती है, तो सुबह शाम को। तो ऐसा करके पूरा एक दिनचर्या बन जाती है ज़बरदस्ती। और उसमें भी शुरुआत में लोग जो चीज़ों को परहेज करना है वो नहीं कर पाते, तो टाइम भी लगता है। और फिर उसमें कुछ लोगों को जल्दी भी रिकवरी हो जाती है, कुछ लोगों को देर होती है। पर नॉर्मली ट्रीटमेंट चलता है, लंबा चलता है, मतलब साल भर तक चल जाता है एक्चुअली। मेरा तो खुद का ट्रीटमेंट 3 साल तक चला है, और मैं 60-70% क्योर हुआ हूँ ऐसी बीमारियों का जिसमें एलोपैथी का दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर भी मुझे ठीक नहीं कर रहा था। 20 साल तक मैं ठीक नहीं हो पा रहा था, उसमें मैं ठीक तो हो गया हूँ। और आज की मूवमेंट में मैं एकदम पब्लिक ठीक हूँ, मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक ठीक ही हूँ। पर फिर भी कुछ ना कुछ है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें पंचगव्य में बेसिकली क्या होता है कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपसे ना बीमारी पूछता है, कुछ भी नहीं पूछता। वो आपकी नर्व देखता है, पल्स देखता है। तो जब पल्स देखता है तो वो उसको मालूम पड़ता है कि वात, पित्त और कफ, ये 3 चीज़ है। इसमें जहाँ पे भी इम्बैलेंस है उसकी वो दवाई देता है, उसको बैलेंस करता है। जैसे आपका वात खराब है, डिस्टर्ब है, आप ऊपर नीचे जैसा है, तो वात को ठीक करेगा। कफ खराब है तो कफ को ठीक करेगा, पित्त खराब है पित्त को ठीक करेगा। और अगर तीनों में ही डिस्टर्बेंस है, नॉर्मली डायबिटीज पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें तीनों में डिस्टर्बेंस होता है नॉर्मली, और तो डॉक्टर के लिए प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो वात की दवाई देता है तो कफ पित्त भी डिस्टर्ब होता है, और पित्त की देता है तो इसमें पहला 6 महीना डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक इंटरनल स्ट्रगल चलती है, क्योंकि उसे मालूम है कि वो वात की दवाई दे रहा है पर उसे कफ पित्त भी डिस्टर्ब होगा, उसे मालूम है, फिर भी देनी पड़ती है, क्योंकि एक चीज़ तो ठीक हो और फिर वो दूसरी करता है, फिर तीसरी करता है, या फिर इस प्रकार का कॉम्बिनेशन देना पड़ता है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है। तो इसमें पहले 6 महीना कुछ रिजल्ट आता भी नहीं है कुछ लोगों को पंचगव्य में, क्योंकि वो पहले उसी के स्ट्रगल चल रही है, वात पित्त कफ तीनों का इम्बैलेंस है। तो तीनों में से कैसे कैसे करके बैलेंस लाया जाता है। तो मेरे केस में तो ये हुआ था कि पहले 6-7 महीने तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ा, कुछ भी रिकवरी नहीं थी। और फिर अचानक 1 महीने में मैं पूरा सब कुछ, मेरा सोराइसिस, स्किन विन सब कुछ ठीक हो गया। मैं धूप में जाता था तो धूप में बर्न होता था, मेरे पूरा जल जाता था, जलता था मेरा मुंह, तो वो सब काम ठीक हो गया। तो पहले 1 महीने में ही, फिर 7वें महीने में एकदम ठीक हो गया। फिर वापस आया, वापस आता है, जाता है, वापस आता है। मतलब ऊपर पहले एकदम ऊपर था, फिर ठीक नहीं हो रहा था, फिर थोड़ा नीचे एकदम खत्म हो गया, फिर थोड़ा बीच में आया, फिर खत्म हुआ, फिर थोड़ा आया, फिर खत्म हुआ, थोड़ा कम आया, फिर खत्म हुआ। फिर मैंने थोड़ा, मेरी भी लाइफ स्टाइल थोड़ा मैं लूज़ हो गया, फिर मैंने थोड़ा प्रॉपर केयर नहीं किया, मैं थोड़ा ट्रैवल ज़्यादा कर रहा था, खाना पीना प्रॉपर खाया नहीं, फिर डिस्टर्ब हो गया, फिर ऊपर आ गया, फिर ग्राउंड जीरो वापस। और फिर वापस उस ग्राउंड जीरो से मैं वापस रिकवर होने में टाइम लगी थोड़ी सी, फिर ऐसे 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 ऐसे। और आज की तारीख में अभी मैं कह सकता हूँ कि मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ, काफ़ी ठीक हूँ। तो इसमें
ये है। और चाहे वो 4 स्टेज कैंसर ही क्यों ना हो, यही होने वाला है आपके साथ कि आपका वात पित्त काफ़ी इम्बैलेंस्ड है, उसको ठीक करना है और उसके हिसाब से दवाइयाँ दी जाती है। और कुछ लोगों को रिजल्ट जल्दी आता है, कुछ लोगों को लेट आता है। तो ये हो गया हमारा पंचगव्य साइंस के बारे में। पर इसमें मैंने देखा है कि एक बार आदमी को दवाई खाने की आदत पड़ जाती है और फिर दवाई के साथ उसकी अपने आप एक दिनचर्या बन जाती है। दिनचर्या बनने के बाद वो ऑटोमेटिकली 21 दिन नहीं 21 महीने भी फॉलो कर लेता है आराम से, मतलब उसका चालू हो जाता साइकिल। और शायद वो भी कारण हो सकता है कि वो एक दिनचर्या में अपने आप पड़ गया, क्योंकि दवाइयाँ उसे हर 2-3 घंटे में लेनी पड़ रही है या इस प्रकार की, और जो जो डिस्टर्ब हो रहा है उसकी दवाएं भी हैं। तो वो एक नैया तक पहुंच जाता है, उसकी नैया पहुंच जाती है कहीं पे, और वो एक रिकवरी लेवल पे आता है और वो हर रोज फील करता है उस दवाई को अंदर जा रही है। जैसे गंगा जल है, गोमूत्र गंगा जल, वो अंदर जा रहा है, उसे फील हो रहा है हाँ मैं अच्छा हो रहा हूँ, अच्छा हो रहा हूँ, ऐसा। तो पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी प्रोसेस में, चाहे आप कोई भी तरीके लो। अगर आप नेगेटिव हो कि हाँ डाउट ही करते जा रहे हो कि डाउट है मेरे को, हाँ ये हुआ है, ये मेरे साथ कभी नहीं हुआ, ये हुआ, नेगेटिव हो आप कभी ठीक नहीं होने वाले। कोई भी दवाई आपको ठीक नहीं कर सकती। नेगेटिव हो कि ये डाउट कर रहे हो बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा, आपको पूरा सरेंडर करना है फेथ रख के, तो ही ठीक होंगे आप, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। नेगेटिविटी में मैं आपको अमृत भी दूंगा तो वो जहर का ही काम करेगा, ये मैंने देखा है। तो हमने पहले डिस्कस किया नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट, जिसमें हमको एडमिट होना पड़ता है, चाहे आप हेल्थी हो तो भी एडमिट हो सकते हो। सेकेंड हमने डिस्कस किया काउ थेरेपी, जिसमें वात पित्त बैलेंस का मैंने आपको बताया कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी हम देते हैं इस काउ थेरेपी में, बट वो उसके अंदर गाय की गोमूत्र का एक अंश होता है ना, इसलिए उसकी पावर जो है 6 गुना ज़्यादा होती है। तो ये एक पार्ट हो गया काउ थेरेपी का। तीसरा पार्ट है हीलिंग मेथड्स, रेकी हीलिंग, मेडिटेशन हीलिंग, ऑरा एनर्जी फिक्सिंग। तो मेरे एक मित्र हैं श्री गोपाल कृष्ण महाराज जी, ऐसे मेरे बहुत सारे मित्र हैं। तो ये संत हैं और ये ग्रैंड मास्टर रेकी एक्सपर्ट है। तो उनके साथ मैं एक बार बैठा था तो मैंने देखा कि एक आदमी जो वहाँ पे योगा सीखने आया था उनका, तो उन्होंने एक ऐसे हाथ फैलाया उसके शरीर पे, ऐसे एक हाथ अपना ही हाथ फैलाया ऐसे, और वो बोल रहे हैं कि आपको डायबिटीज़ होने वाला है, आप देख लें, कुछ कर रहे हैं उसका। तो वो तो शॉक्ड हो गया, वो सीधा वहाँ गया, लेबोरेटरी में गया, ब्लड टेस्ट कराया और नॉर्मल था सब कुछ, और उन्होंने रिपोर्ट ला के दे दी महाराज को कि महाराज नॉर्मल है, कुछ नहीं है डायबिटीज़। तो नहीं, डिस्टर्ब काम चालू हो गया है उसमें, उस एरिया में। तो 20 दिन बाद महाराज का फ़ोन आता है कि हाँ मेरे को डायबिटीज़ हो गई, 250 डायबिटीज़ आई है। और फिर उसने पूछा कि ऐसा क्या किया था मैंने, कैसे मालूम पड़ा आपको कि मैं डायबिटीज़ डिस्टर्ब है। तो महाराज ने बताया, हमको भी बताया और उनको भी बताया कि क्या होता है कि हमारे शरीर में कोई भी एरिया में अगर कोई बीमारी आने वाली होती है तो उसके पहले जो हमारा तेज है वो डिस्टर्ब होता है। जैसे हर आदमी का एक ऑरा एनर्जी होता है, एक तेज होता है, वो लेके घूमता है। संतों को अगर हम देखते हैं क्यों वो इतने ऐसे शक्तिशाली लगते हैं, क्योंकि उनका शरीर में तेज निकल रहा है जो नॉर्मल आदमी से ज़्यादा है। तो वो तेज है, वो जिस एरिया में कम होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, उसको ऑरा बोलते हैं, वो डिस्टर्ब होता है, वो एरिया में बीमारी शुरू हो गई है। तो महाराज ने देखा कि उसका तेज लीवर और इस एरिया के बीच में डिस्टर्ब था। तो महाराज ने उससे कहा कि तुम्हारा बीमारी का काम चालू हो गया है, अभी बीमारी होने वाली है कुछ। तो क्या किया जाए कि वो ऑरा एनर्जी से ही ठीक किया जाए? तो उसका भी इलाज है। हम लोग वो जो ऑरा से पहचान सकते हैं कि ऑरा से कैसे बीमारी आई है, तो ऑरा से ठीक भी होती है। आप ऑरा को उसी टाइम पे अगर रेक्टिफाई कर लेते हो कोई भी तरीके से, बहुत सारे तरीके हैं, तो वहीं पे बीमारी का शमन हो जाता है, आपको आगे बीमारी होगी ही नहीं। तो पर उसमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए महाराज ने भी उनको ट्रीटमेंट नहीं किया, क्योंकि महाराज के पास भी टाइम नहीं थी उस टाइम, तो वो वहाँ पे उनको ट्रीटमेंट भी कर देते और वो फिर आगे डायबिटीज़ होती भी नहीं उनको। पर उनके पास टाइम नहीं था, वो निकल रहे थे कहीं पे, बिजी थे वो, और उनको बता दिया खाली कि ऐसा ऐसा होने वाला है, ऐसा होने रहा है। तो उनको वेट भी नहीं था, तो उन्होंने रिपोर्ट निकाली से, तो वो एक 20 दिन निकल गए उसमें और बीमारी हो गई। फिर वो ठीक भी हो गई उनकी, टाइम लगता है उसमें। तो वो ऑरा एनर्जी का फंडा क्या है? तो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। हर जीव, हर जानवर के शरीर में एक ऑरा होता है।
आपको मेरे एक मित्र हैं माने मूर्ति साहब, डॉक्टर माने मूर्ति साहब हैदराबाद में रहते हैं। उनके एक वीडियो भी मेरे चैनल में है, youtube.com/cowgrazing में है। एक वीडियो भी है उनका, आप देखना हो वीडियो। तो उसमें हमने दिखाया है कि उन्होंने एक मशीन बनाई है, एक ऑरा मीटर, इतना बड़ा मशीन है। वो शरीर में वही काम करता है, चेक करते हैं, घुमाते हैं, और उसमें जहाँ पे भी मीटर का लेवल कम आ गया उस एरिया में बीमारी है मालूम पड़ जाता है। तो उन्होंने वही मशीन के अंदर एक और रूप है कि वो चेक करते जानवरों में, अलग अलग जानवरों में उन्होंने चेक किया और गाय में चेक किया। तो जानवरों में किसी में 2 का ऑरा, 3 का ऑरा, जर्सी गायों में 4, 4.5 का ऑरा था। जानवरों में गायों का ऑरा सबसे ज़्यादा होता है। तो हमने देखा कि जानवरों में जर्सी गाय का ऑरा ज़्यादा था, अराउंड 4, 4.5, 5 तक था, जो कुछ जर्सी गाय थी। और फिर उन्होंने देसी गाय की तरफ कदम बढ़ाया। देसी गाय के कदम बढ़ाने के 10 मीटर 30 फीट पहले ही वो ऑरा मीटर 10 पे क्रॉस हो गया था। मतलब इतना ज़्यादा ऑरा था उसके अंदर, देसी गाय के अंदर। तो उन्होंने फिर एक एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि इतना ज़्यादा ऑरा है, अब इस ऑरा का कैसा यूज़ लिया जाए, कैसा उसको इस्तेमाल किया जाए। तो उन्होंने एक लेडी थी, परेशान बीमार जैसी थी, तो उसका ऑरा चेक किया। तो नॉर्मली आदमियों का ऑरा 3-4 होता ही है, उसका 2-2.5 था अप्रॉक्स। तो उन्होंने क्या बोला उस लेडी को, तू 10 परिक्रमा मार इस देसी गाय की। तो उन्होंने 10 परिक्रमा की इस देसी गाय की, और फिर उसके बाद उसका ऑरा चेक किया गया। तो उसका ऑरा जब चेक किया 7 था। तो मतलब 1.5-2 वाली ऑरा वाली लेडी सिर्फ 10 परिक्रमा कर रही है देसी गाय का, उसमें उसका ऑरा 7 हो रहा है। आप समझो। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि उसके शरीर में जो ऑरा डिस्टर्ब्ड है वो भी ठीक हो रहा है, रेक्टिफिकेशन चालू हो गया है। तो हमने यही और भी एक्सपेरिमेंट किया कि हमने बांझ लेडी जिसके बार बार बच्चा गिर रहा है, उसको हमने कहा 108 परिक्रमा करो हर रोज। कंसीव होने गया बीच में बच्चा, 108 परिक्रमा हर रोज करो गाय की, और आपका बच्चा नेचुरल होगा। और हमने एक्सपेरिमेंट किया, वो हुआ, नेचुरल हुआ। तो इसका मतलब है कि उस लेडी का जो ऑरा डिस्टर्ब था, जो भी शरीर के पोर्शन में, वो गाय की परिक्रमा करने से वो ठीक हो गया। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट का सारांश ये था कि जिस तरह से हम मैग्नेट लेते हैं, चुंबक लेते हैं और पिन रखते हैं, स्टील की पिन रखते हैं उसके पास, तो कुछ टाइम में उसकी बाद थोड़ी मैग्नेट जैसे हो जाती है, पिन भी मैग्नेटिक कॉलर दूसरी पिन से चिपक जाती है, वो पिन टू पिन भी चिपकने लग जाती है। पर ज़्यादा टाइम तक रखते हैं मैग्नेट और पिन को साथ में, तो पिन भी मैग्नेट जैसी ही हो जाती है। उसी तरह से अगर आप देसी गाय के साथ परिक्रमा कर रहे हो, देसी गाय के संबंधित कुछ भी खा रहे हो, सेवन कर रहे हो, तो उस गाय का ऑरा आपको आता है और आपका रिकवरी करता है। इसलिए ज़्यादातर हम देखेंगे गोपालक जो होते हैं, जो गाय की डायरेक्ट सेवा कर रहे हैं, वो मैंने देखा है कि वो बीमार नहीं पड़ते। उसका 2 कारण है। एक कारण ये है कि एक तो वो उनको ऑरा एनर्जी मिल रही है, दूसरा जब वो गाय की सेवा करते हैं और उसी गाय का दूध, उसी गाय का गोमूत्र पीते हैं, तो वो गाय उसी तरह का, अगर वो गाय ग्रेजिंग कर रही है तो उसी प्रकार का वो हर्ब्स खाएगी जिससे आपको जो बीमारी है वो ठीक हो जाए। ये शास्त्रों में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो सबसे आइडियल लाइफ यही है कि हमारे घर में एक गाय हो, हम खेती करें, गाय को खिलाएं, गोचरण कराएं, और हमारे सब फैमिली मेंबर गाय की मालिश करें, सेवा करें हर रोज। और गाय को सब मालूम पड़ जाता है कि कौन से बीमारी कौन कौन से लोगों को है, और ऑटोमेटिकली वो ऐसा दूध और गोमूत्र निकालती है कि आप ठीक हो जाते हो। इसका ये फॉर्मूला साइंस ये है बेसिकली। तो ये हमने समझा कि ऑरा थेरेपी का। अब मुझे ये बताइए कि ऐसा क्या किया जा सकता है कि हम बीमारी को ऑरा लेवल तक ही पकड़ लें। ऑरा लेवल भी नहीं, वो ऑरा डिस्टर्ब होने के पहले ही हम उसको सेंस कर लें और वहीं पे ठीक कर दें उसे, तो बीमारी आएगी ही नहीं, है ना। ऐसा हो तो अच्छा है, क्योंकि पहले तो हम बात कर रहे हैं रूट कॉज, मतलब जड़, बीमारी की जड़ क्या है वो हमें समझना है। बीमारी की जड़ क्या है, वो जड़ समझ में नहीं आ रही है लोगों को, ये क्या है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, हम देखते हैं कि हमारा जो पड़ोसी है वो भी वही खा रहा है जो मैं खा रहा हूँ, वो भी उसी क्लाइमेट में रह रहा है जिसमें मैं रह रहा हूँ, वो वही पानी पी रहा है मैं जो पानी पी रहा हूँ, पर मुझे बीमारी ऐसी ऐसी हो रही है, भयंकर बीमारियाँ हो रही है, उससे कुछ भी नहीं हो रहा है, ना उसकी कोई रिपोर्ट्स में आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? और
ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि सब कुछ सेम होने के कारण बाद भी दो लोगों को बीमारियां नहीं होती और तीसरे को होती है और भयंकर भी हो जाती है। जैसे एक फैमिली के अंदर सब एक आदमी को कैंसर है पर बाकी सब स्वास्थ्य अच्छा है, ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी जो जड़ है वो हवा पानी हो सकती है, कुछ परसेंटेज हो सकता है, पर मैक्सिमम परसेंटेज बीमारी होने का हवा पानी नहीं है, वो कुछ और है। वो जड़ क्या है वो हमें समझना है, अभी वही डिस्कस कर रहे हैं हम। तो देखिए, पहले तो हमें समझना है कि अगर हमने जड़ को सेंस कर लिया, हमने उसको परख लिया और हमने वहीं पे रेक्टिफिकेशन कर लिया उसका, तो ऑरा डिस्टर्ब नहीं होगा, और ऑरा डिस्टर्ब नहीं होगा तो बीमारी पैदा ही नहीं होगी। बीमारी पैदा ही नहीं होगी तो फिर उसका कोई नेचुरोपैथी या काउ थेरेपी या कोई सा भी ट्रीटमेंट करना नहीं पड़ेगा, लॉन्ग प्रोसेस होगा ही नहीं, है ना। तो आप तो जानना चाहेंगे ना कि बीमारी की जड़ क्या है। तो मैंने अभी रिसेंटली एक कोर्स किया था, हील योरसेल्फ, लुइस हे करके एक बहुत बड़ी ऑथर है और हीलर है। ये लेडी का क्या था कि इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है लेडी की, पर इसमें एक सारांश में बताना चाहूँगा कि लुइस हे को वजीना कैंसर हो गया था। बहुत ज़्यादा सेक्स, मल्टीपल लोगों से सेक्स करने के कारण वजीना मतलब जो लेडीज़ का जो सेक्स ऑर्गन है उसमें कैंसर हो गया था। और इस लेडी ने उस टाइम पे कोई चीज़ सुनी थी, पढ़ी थी, और उस कारण से उसने अपनी हीलिंग चालू की और उसने अपने आप को ठीक कर लिया। ये उसकी उम्र थी उस टाइम 30-35 की रेंज या 40 की रेंज में थी वो। और जब वो ठीक हुई तो उसने कैंसर पेशेंट्स, एड्स पेशेंट्स के हॉस्पिटल में जा जाके उनको हेल्प करना चालू किया और उसके घर में एक सभा लगने लग गई। पहले 10-10 लोग आते थे वो हीलिंग सेशन के लिए, फिर 100 आने लग गए, फिर इतना ज़्यादा आने लग गए कि मतलब वो पॉसिबल ही नहीं था घर में करना। फिर उसने एक कोर्स चालू किया हील योरसेल्फ करके और उसने धीरे धीरे लोगों को बताना चालू किया। तो आज वो 90-92 साल की है, मतलब आज उस बात को हुए 40-45 साल हो गए ऑलरेडी। और उसने इतने बहुत सारे एड्स पेशेंट्स को ठीक किया, उसने हेल्प किया। सब ठीक नहीं होते, कुछ हो गए कुछ नहीं हुए, ऑफ कोर्स बहुत बड़ा परसेंटेज नहीं होगा, क्योंकि बीमारी की जड़ आप जब समझ जाएंगे तो आप खुद समझ में जाएंगे कि लोग बीमार हो, लोग ठीक क्यों नहीं होते। वही सेम दवाई मैं 2 आदमी को दे रहा हूँ, 2 बीमारों को, एक ठीक हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है, तो वो कारण भी आप समझ जाएंगे। तो उसने ठीक किया वो सब अलग अलग मेथड से। तो बेसिकली क्या है ये जड़? तो उसी कोर्स में मैंने देखा कि एक आदमी आ रहा है इंसुलिन डायबिटीज़ वाला ही, वो हर 2 घंटे में इंजेक्शन लगा रहा है इंसुलिन की, और दूसरे दिन, पहला दिन का और दूसरा दिन का कोर्स, और दूसरे दिन कोर्स के एंड तक में वो इंसुलिन लगा नहीं रहा था, उसका डायबिटीज़ कंट्रोल में आ गया था। उसका 8 साल में कंट्रोल में नहीं आया था पर वहाँ पे आ गया था। तो उस दौरान एक्चुअली हुआ क्या, 2 दिन में उसके साथ क्या हुआ? उस दौरान उस कोर्स में एक हिप्नोटिक टाइप का एक प्रोसेस होता है, मतलब वो हिप्नोटिज्म नहीं कह सकते पर वो हिप्नोटिक प्रोसेस है। हम कॉन्शियस होते हैं हमारे साथ क्या हो रहा है और हम उसे स्टॉप भी कर सकते हैं। तो उस प्रोसेस में उसको उससे उगलवाया गया कि जब वो बीमार था या उस दौरान उसने कोई झगड़ा मोल लिया था या किसी से उसका किसी कोई ऐसी काम किया जिससे वो फील कर रहा है कि गिल्टी फील कर रहा है, मतलब उसे क्षमा मांगनी चाहिए, या ऐसा कोई भी वाक्य हुआ था उसके लाइफ में, और वो सब उसने उगलवाया उससे। और फिर जो उस वाक्य के जिम्मेदार लोग थे उन सबको उससे माफ़ी मंगवाई गई या उसको भूलने के लिए कहा गया कि आप उसे भूल जाइए, उसे माफ़ कर दीजिए या अपने आप को माफ़ कर दीजिए। तो उस 2 दिन में उसने पूरा अपना रिलीज़ किया, एंगर, गिल्ट, जो भी कुछ कचरा था वो सब रिलीज़ किया। जब वो रिलीज़ किया तो 100-200 ग्राम जैसे वजन हेड में से कम हो गया, वजन ऐसा लगता है हल्का फील कर रहा हूँ मैं, तो वो हल्का फील करने लगे और वो जो बीमारी की वही जड़ थी। तो हमें ये समझना है कि आज हम जैसे लोगों से डील करते हैं, व्यवहार करते हैं, खराब व्यवहार करते हैं, तो आपने खराब व्यवहार तो एक बार किया पर वो खराबता जो आपकी थी वो आपके अंदर स्टोरेज हो गई है और लॉक हो गई है, अब वो बीमारी बन रही है। आपने किसी
को कुछ प्रॉमिस किया और नहीं कंप्लीट कर पाए, तो वो भी एक गिल्ट के फॉर्म में अंदर लॉक हो जाती है शरीर में, और वो एक बीमारी बनना चालू कर देती है। कोई आपने तनाव लिया कोई प्रकार का पैसे के लिए, बच्चों के लिए, वो तनाव भी आपने रिलीज नहीं किया तो वो भी लॉक होके एक बीमारी बन जाता है शरीर के अंदर। वो बीमारी का रूप धारण करता है, वो कैंसर का भी धारण कर सकता है, कोई भी रूप कर सकता है। और ये भी मेरे साथ हुआ। मैं बहुत स्ट्रेस लेता था उस दौरान जब मुझे बीमारियां हुई, क्योंकि बहुत स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर था मेरे लिए। और उस दौरान भी एक्चुअली मैंने अननोइंगली, नहीं जाने बिना भी मैंने कुछ हीलिंग प्रोसेस किए थे जो मुझे प्राकृतिक अपने आप ही मुझे लग रहा था कि मुझे करना चाहिए था। तो मैं शायद जितना बीमार होना चाहिए था उससे कम बीमार हुआ आज या था। तो ये बातें हैं। तो अभी हमें अभी आज की तारीख में अगर कोई मुझे कांटेक्ट करता है कि मुझे ये बीमारी है वो बीमारी है, तो मैं अपनी एक रेफरेंस बुक है मेरे पास, रिसर्च है हमारी, उस रिसर्च को देखता हूँ और उसमें से देख के बताता हूँ कि ओके आपको बैक प्रॉब्लम है, आपकी कमर में दर्द है, अचानक हुआ है, गिरने से नहीं पर अचानक हुआ है, तो डेफिनेटली आपने जिस पॉइंट पे आपको दर्द शुरू हुआ आना, उस पॉइंट से आपको कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई है। जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है तो बैक पेन चालू हो जाता है। ये हमारी रिसर्च कह रही है, ये लुईस भी कह रही है। तो आपको बैक पेन की दवाई लेनी चाहिए या उस बीमारी को ही ठीक करना चाहिए? तो कैसे ठीक करें? तो अभी चलो एक ये एग्जांपल ले लेते हैं कि पैसे की प्रॉब्लम है, ये कैसे ठीक किया जाए। तो पहले चीज ये है कि आप जब ये भूल जाते हो कि ये पैसा आपका ही नहीं है, ये पैसा भगवान का है, और अगर आप भगवान ले लेता है आपसे तो उसका पैसा उसने ले लिया और दे देता है, तो ज्यादा खुश भी मत हो कि उसका पैसा मैं तो खाली पकड़ के रखा हूं। तो आप जब अपने आप को डिटैच कर लेते हो अपने आप से, मटेरियल चीज़ों से, हर चीज़ भगवान को अर्पण कर देते हो, तो पहला तो रेसोल्यूशन यही हो गया। तो कोई भी प्रकार का तनाव आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि तनाव लेने का कोई कारण ही नहीं। वो पैसा ही ना आपका था ना आपका वो कारण भी आपका नहीं था, वो सब भगवान का है। भगवान के लिए आप आए हो सेवा करने के लिए। तो इस कारण ये जो मूड है, गॉड सेंटर्ड मूड बोलते हैं, भगवान केंद्रित मूड, ये ज़्यादा संतों में होता है आप देखेंगे। इसलिए संत ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते। अगर बीमार भी पड़ते हैं तो वो एक लीला है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए वो सब चीज़ें भूल जाते हैं या उनको बुलाया जाता है भगवान, क्योंकि उनको भी एक्सपीरियंस करना पड़ता है कि दुनिया की चीज़ें क्या क्या है, क्योंकि जिससे अगर आपको जब दर्द ही मालूम नहीं है किसी का, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो आप कैसे हेल्प करोगे उसे। तो वो सब, बस ज़्यादातर मैंने देखा संत बीमार नहीं पड़ते और उनको ज़्यादा भयंकर बीमारियाँ नहीं होती है, अगर वो संतता के सारे नियम फॉलो करते हैं तो। और जिस तरह से मैं कह रहा हूँ उस प्रकार के अगर कर पाते हैं, तो करते तो हैं ही, पर कर पाते हो तो वो भी एक बात है। तो इसी कारण तो कि आप जब सब कुछ अर्पण कर दो, मैं तो खुद ही ऐसा हूँ, मैं आज बीमार नहीं हूँ, उसका कारण ये भी है कि मैंने सब कुछ अर्पण कर दिया भगवान को। मैं कुछ, अगर मुझे कोई थोड़ा पैसा ज़्यादा दे देता है तो वो मैं चैरिटी में यूज़ कर लेता हूँ। मैं कोई बीमार पेशेंटों का पैसे मुझे मिलते हैं, मैं रखता नहीं हूँ, क्योंकि उसमें मैं सोचता हूँ कि बैड एनर्जी है, किसी ने दुखी होकर मुझे पैसा दिया है, उसकी मजबूरी थी, तो वो पैसा मैं रखता नहीं हूँ। उस पैसे को इमीडिएटली दवाई के फॉर्म में किसी और पेशेंट को दे देता हूँ। ये तो मेरा चल रहा है, मतलब मैं इस तरह से ही कर रहा हूँ। इसलिए इस इंडस्ट्री में मुझ जैसे लोगों पे भरोसा करना ज़्यादा इजी है, नहीं कि एक डॉक्टर पे जो आप वो देख रहा है कि किस तरह से वो आपको एक्सप्लॉइट करे या आपका शोषण करे। तो एक बात हो गई। तो बीमारी की जड़ कैसे ठीक की जाए, तो ये सब बातें हैं कि आप जब हमें कांटेक्ट करते हो तो बीमारी बताते हो, फिर सबसे पहले आप खुद सोचो कि नोट करो कि मैं इस साल से ये बीमारियां मुझे हुई है, तो चलो 6 महीना और पीछे जाओ, 3 महीना और पीछे जाओ कि उस टाइम पे ऐसा मेरे साथ क्या क्या हुआ जिसने मुझे भयंकर तनाव दिया या भयंकर गलतियां हुई मुझसे, या मैं कोई बहुत ज़्यादा किसी से दुष्व्यवहार किया मैंने, ये सब। तो वो सब जो आपने किए, वो सब चीज़ों को ठीक करना चालू करो। किसी से दोष व्यवहार किया, किसी को परेशान किया आपने, तो जाके माफ़ी मांगो और रिजॉल्व करो, हर चीज़ को रिजॉल्व करो। कोई तनाव लिया अपने पैसे के लिए या कोई तनाव लिया आपने अपनी फैमिली के कोई इंसिडेंट के लिए, उसको ठीक करो। आप ये भूल जाओ कि वो आपका है, ना ये शरीर आपका है, ना वो शरीर आपका, ना बेटी भी जो आपकी है या बेटा भी जो आपका है, वो आपका है ही नहीं।
भाई आप कैसे आपका कह सकते हो जब आपका शरीर ही नहीं है, आपके अंदर सिर्फ एक आत्मा है, भगवान ने ऊपर से आपको शरीर में डाल दिया, उसमें से जो बच्चा पैदा हुआ वो आपका कैसे हो सकता है? उसमें एक दूसरी आत्मा है, वो भगवान का है, सब कुछ भगवान का है। तो आप अपने आप को रिलीज करो और मुक्त करो ये सब बीमारियों से, और अपने आप को एक चिड़िया की जैसे मतलब खुला हो जाओ। तो ये एक तरीका है बीमारियों को का निशमन करने का, क्योंकि बीमारियां उसी अटैचमेंट से संबंधित है। तो ये हो गया। दूसरा है कि आप हमें कांटेक्ट करते हो, हम भी यही कहेंगे आपको कि पहले आप देखें कि आपने जो जो अंदर रखा है बीमारियां, जो जो सब देखा है उसको निकालें। क्योंकि मैं अगर काउ थेरेपी भी करूंगा, आपको दूंगा, मैं आपको कोई भी थेरेपी बताऊंगा, हीलिंग भी, तो वो ठीक होने के बाद वापस शुरू हो जाएगी बीमारी। वो आपने बीमारी ठीक की पर जड़ को तो ठीक नहीं किया आपने, है ना। तो काउ थेरेपी में जरूर जड़ तक ठीक हो जाते हैं कुछ लोग, क्योंकि वो गौ माता पे इतना विश्वास करते हैं कि गौ माता मुझे ठीक कर रही है, ठीक कर रही है, मैं ठीक हो रहा हूँ। जब ऐसे सोचते हैं तो वो भूल भी जाते हैं, वो अपना जान जाने में वो अपने आप को वो भूल भी जाते हैं कि मैंने कुछ किया था, वो अपने आप को माफ भी कर देते हैं, वो भी होता है। पर वो भी होता है, पर फिर भी मैं कहूँगा जड़ से अगर मिटाया नहीं तो बीमारी हो सकती है वापस। और फिर क्या करेंगे आप? तो जड़ पे ही काम करें, मैं तो यही कहूँगा। और साथ में आप चाहें तो काउ थेरेपी भी ले सकते हैं, जड़ पे तो काम करना ही है। फिर काउ थेरेपी लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये सब नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स करना है, पर ये सब टेम्पररी है। मैं ये भी कहूँगा कोई भी प्रकार की दवाई टेम्पररी है, क्योंकि बीमारी की जड़ कुछ और है। दवाई साथ में ली जा सकती है, प्रोसेसेस किए जा सकते हैं, पर जड़ पे काम करेंगे नहीं तो ये दवाइयाँ का एक टेम्पररी ट्रीटमेंट है, परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे आज हम कुछ दिन पहले ही मेरे एक मित्र हैं, उन मित्र हुए बन गए जिनके ससुर जी को लंग कैंसर था 4 स्टेज। तो हमने दवाई दी उनको और वो ठीक हो गए, 3 महीने में ठीक हो गए। अभी लंग कैंसर ठीक हो गया। पूरा मणिपुर में ठीक हुए। पूरे मणिपुर से फ़ोन आ रहे हैं कि हमको भी वही दवाई दो, हमारे भी घर में कोई कैंसर वाला है, ये है वो है। तो वो ठीक हो गए, क्योंकि वो जब उनको लंग कैंसर हुआ तो उनको मालूम पड़ गया कि मेरी तो टिकट निकल गई, मैं तो ऊपर जाने वाला हूँ कुछ दिन में। तो जब वो वैराग्य के मूड में आ गए जब उनको वैराग्य आ गया कि मैं तो अभी भगवान को प्यारा होने वाला हूँ, तो उन्होंने जो जो मन में कचरा भरा था, जो पुराना जो भी था, वो सब कुछ निकाल दिया, रिलीज कर दिया, और उनकी बीमारी ठीक होना शुरू हो गई उसी तक। फिर दवाई ली तो उनको फेथ हो गया कि हाँ ये दवाई तो मुझे हेल्प करेगी, तो उन्होंने रिलीज भी कर दिया और फिर दवाई भी ली, तो दोनों काम साथ चलाओ, ठीक हो गए। तो मैं ये सही कारण बताऊंगा ठीक होने का। और गाय पे विश्वास भी था उनको, तो गाय का वैसे भी अमृत ही है, तो इस तरह से ठीक हुए। तो ये मैं आपको समझाना चाहता था कि आप रिलीज कीजिए। अगर आप रिलीज करना नहीं जानते हैं तो हम अभी कुछ दिनों में कोर्स कराएंगे एक हीलियोसेल्फ का या हीलियोसोल का। हीलियोसेल्फ में काफ़ी ऐसी चीज़ें जो हम उनके ब्रांड को यूज़ नहीं कर सकते, ये सब काफ़ी चीज़ें, तो मैं उस कोर्स का अलग नाम करके भी मैं करवा सकता हूँ, पर ये बहुत एक्सपेंसिव कोर्स है। तो हम देख रहे हैं हमारा बजट कोई अच्छा पैसा आएगा तो हम ये कोर्स भी हमारे सब मित्रों को कराएंगे, फ्री में करवाएंगे। हम तो पैसा लेते नहीं हैं, तो हम फ्री में ही करवाएंगे। कुछ दिन में हम कोशिश कर रहे हैं कोई टीचर मिले ऐसा, तो हम सेलेक्ट करेंगे। तो मैं आपसे एक विनती कर रहा हूँ कि आप कभी भी आए, कभी भी हमें फ़ोन करते हैं हमारे नंबर पे 9819019019, या फिर आप हमें व्हाट्सएप करते हैं इसी नंबर पे 9819019019 पे, या हमें ईमेल करते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पे doctor@krisit.me, krisit krisit.me, doctor@krisit.me ईमेल करते हैं। तो पहले खुद अपने आप को परखिए, बीमारी को समझिए किस तरह से हुई, फिर हम काउ थेरेपी ट्रीटमेंट भी आपको बताएंगे, हेल्प करेंगे। और हमारा तो ओपन सिस्टम है, हम कभी किसी पेशेंट से बार्गेन नहीं करते, हम किसी से भावताव नहीं करते। कोई पेशेंट हमें बीमारी बताता है, हम उसका दवाई का सोल्यूशन दे देते हैं, पैसा भी बता देते हैं। अगर उसके पास उतनी लक्ष्मी है, भगवान उसका पैसा है उतना तो दे दो, नहीं दे सकते तो जितना है उतना दे दो। अगर कुछ है ही नहीं तो आप फ्री में ले जाओ।
हमने कभी किसी पेशेंट से जिसका पैसा नहीं आ सकता पैसा मांगा नहीं, जिसके जितना दिया उतना ले लिया, और अगर पूरा दिया तो भी ले लिया। हमें मतलब वो नहीं है, हम पेशेंट का बुरा ही नहीं लेना है। हम तो चाहते हैं कि जो आदमी हमें कांटेक्ट कर रहा है वो ठीक हो, वही मेरा इच्छा है। अगर मुझे लॉस भी हो रहा है, लॉस तो हो ही रहा है, अगर लॉस भी हो रहा है तो भी मैं उस लॉस को लेने को तैयार हूँ, क्योंकि हमारा भाव है कि जितने लोग हमारे को संपर्क करें वो सब ठीक हो, यही हमारा भाव है, और दूसरे भी ठीक हो। अगर ये वीडियो देख के आज आपको जड़ समझ में आ गई है तो आप तो बिना दवाई के भी ठीक हो सकते हो, क्योंकि आपको मालूम पड़ गया है कि कहाँ बीमारी शुरू हो रही है, और सोल्यूशन भी मालूम पड़ गया है। भगवान की किताबें पढ़ने से, आप भागवतम पढ़ते हो, भगवत गीता पढ़ते हो, तो आप उसी में ही आप एक बार रम जाओगे तो अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि आप जगत का जो सिस्टम है, ये जगत कैसे चल रहा है वो सब समझ जाओगे, अपने आप ही दिमाग सही हो जाएगा। तो यही मैं कहूँगा कि आप अपने जड़ पे काम करें, यही मेरी विनती है आपसे। और अगर आपने हमें कांटेक्ट किया है कोई भी बीमारी के लिए, तो अभी से हमने सिस्टम बनाया है कि हर आदमी की एक प्रोफाइल बना रहे हैं हम। तो आपने दवाइयाँ ली है और फिर आपका रिकवरी स्टेज कैसा चल रहा है वो भी हम देखेंगे, फॉलोअप करेंगे, कितने ठीक हुए आप। अगर ठीक नहीं हुए एक थेरेपी से तो मैं अब आपको दूसरी थेरेपी बताऊंगा। हम लोग कोई एक थेरेपी को पकड़ के नहीं बैठे हैं, क्योंकि हमारा एजेंडा थेरेपी नहीं है। हमारा एजेंडा, जब आप बीमार होकर हमारे पास आ रहे हो तो हमारा कोई एजेंडा नहीं है कि ये ताऊ थेरेपी से ठीक करेंगे या हीलिंग से ठीक करेंगे या रेकी से करेंगे या एलोपैथी से करेंगे, या जो भी हम जानते हैं या जानते नहीं है, हमें नया मालूम पड़ा है। हमारा एजेंडा कोई थेरेपी नहीं है, हमारा एजेंडा है कि आप किस प्रकार से जल्द ठीक हो जाओ और आपको कोई भी प्रकार का आर्थिक तनाव ना देना पड़े हमें, यही हमारा उद्देश्य है। और चाहे हमें उसमें लॉस भी हो तो हम लेने को तैयार हैं। और भगवान की दया से भगवान हमें बचा भी रहा है। इतने ज़्यादा पेशेंट नहीं आते हैं जितने कि हमारा मतलब हम लूट जाएं, इतने भी नहीं आते, थोड़े आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। तो लॉस होता है पर ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, मैनेजेबल है। भगवान हमें दूसरे रूप में पैसा दे देता है। तो यही मैं आपसे बताने के लिए यहाँ पे ये सेशन ले रहा हूँ कि जड़ पे काम करें। जड़ आपके अंदर ही है, वो आपके ख्यालात हैं, आप कितना पॉजिटिव रहते हो, कितनी अच्छी लाइफ देते हो, कितने स्पिरिचुअल हो आप, किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो लोगों के साथ। अगर आपने अच्छा व्यवहार किया है, हर आदमी के साथ अच्छा व्यवहार किया है, और वो अगर आपके साथ बुरा भी करता है फिर भी आप उसके लिए अच्छा सोचते हो और करते हो, तो आप ये चीज़ समझ लो कि बीमारी बहुत दूर है आपसे। क्योंकि कोई भी प्रकार का अच्छा काम या अच्छी चीज़ आपने किसी के लिए भी की है, किसी जीव के लिए की है, उसका मतलब बेसिकली आपने कोई प्रकार की सेवा किसी भी जीव के लिए की है, तो वो सेवा आपने उस जीव के लिए नहीं की, पर वो सेवा आपने भगवान के लिए की है, वो भगवान की सेवा मानी जाती है। और ये आपको ध्यान रखना है कि भगवान के सब जीव हैं हम, और हम किसी की भी सेवा करते हैं, चाहे वो खराब आदमी क्यों ना हो, सेवा करने के बाद भी आपके साथ गलती क्यों ना करता हो, उसकी अगर आपने सेवा की है तो आपने भगवान की सेवा की है। तो यही रूप से आप सेवा करते रहें निस्वार्थ और आगे बढ़ते रहें। हरे कृष्ण।